welcome to Serious Economics. Today we are going to cover Block 8, which is labor market and employment. In the previous video we have covered from Block 1 to Block 7. Kindly watch that videos. So let's begin the class. Block 8 लेबर मार्केट से रिलेटेड है. क्या होता है लेबर मार्केट? तो लेबर मार्केट वो मार्केट है जहां वर्कर्स अपनी लेबर सप्लाई करते हैं और फर्म्स अपनी लेबर डिमांड करते हैं. ठीक है. लेबर मार्केट जो है किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेबर मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन में से एक है. आज इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक बर्डन भी बन सकता है. ठीक है. अब समझते हैं लेबर मार्केट स्ट्रक्चर को. लेबर मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें समझना होगा साइज ऑफ इंडिया लेबर फोर्स. ओके, साइज ऑफ इंडिया लेबर फोर्स हमें समझना होगा. तो सबसे पहले लेबर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. तो लेबर फोर्स जो है वो क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब है कि लेबर फोर्स इक्वल टू एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड. यही होता है लेबर फोर्स. एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड जो है वो है लेबर फोर्स. ओवरऑल अगर सिंपल मीनिंग में कहें लेबर फोर्स को, तो जो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है लेबर फोर्स में आते हैं. ठीक है. पीएलएफएक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में लेबर फोर्स लगभग कितना है? 56 करोड़, 560 मिलियन या 56 करोड़ इसे कहो. तो पीएलएफएस डाटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंडिया में लेबर फोर्स है वो लगभग 56 करोड़ 516 मिलियन लोगों की है. ये दुनिया का सबसे बड़ा लेबर मार्केट में से एक है. ठीक है. तो अब हम समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में. एलएफपीआर क्या है? तो देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या बताता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है कितना परसेंटेज लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है. फॉर्मूला एलएफपीआर का क्या होता है? एलएफपीआर इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेबर फोर्स अपॉन में वर्किंग एज पॉपुलेशन, इनटू 100. ये हमारे एलएफपीआर का फॉर्मूला. ठीक है. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो लेबर मार्केट में जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, इंडिया का एलएफपीआर लगभग कितना है? 55% के आसपास इंडिया का एलएफपीआर है. 55% के आसपास इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना है? वो 5.2% में ओनली 32.8% जो है रूरल का है. ठीक है. ओवरऑल 55.2% है इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है. तो इसमें जो है मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 78% है. इस 55% का 78% जो है वो मेल वर्कर है. ठीक है. और फीमेल जो है वो कितनी है? तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 24 से 33% के बीच में. ठीक है. जिसमें से 32.8% इसका कौन है? रूरल में एम्प्लॉयड है एंड 23.8% किसमें है? अर्बन में एम्प्लॉयड है. ठीक है. तो ये दुनिया के सिमिलर इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में भी काफी लो है हमारे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है. वाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो जो रेट है वो लो क्यों है? इसका रीजन है सोशल नॉर्म्स, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी कंसर्न, स्किल का मिसमैच होना एंड लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स. ठीक है. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाए तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. अब बात करते हैं सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखेंगे कि अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इशू हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर.
एग्रीकल्चर में जो है एम्प्लॉयमेंट 45% का है, ठीक है। स्ट्रक्चरल में इश्यू में हम देखने जा रहे हैं, सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या है स्थिति। तो एग्रीकल्चर में 45% एम्प्लॉयमेंट है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 17% है। 17% एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और इसमें लोग कितने एम्प्लॉयड है, 45%। जितना ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उससे ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर एग्रीकल्चर में 45% वर्कर है लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% ही है इसका, तो इसका क्या मतलब निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है एग्रीकल्चर में। यहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करती है। मतलब किसी फार्म पे अगर 5 वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 वर्कर्स की है, तो जो बच गए 2 वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, ऑलमोस्ट जीरो हो गई। इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है 45% लोगों को नौकरी देता है और उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% ही है जीडीपी में, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना है, 25% है, ठीक है। और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से लेबर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या करता है, एग्रीकल्चर से लेबर ऑब्जर्व करता है, इसलिए मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जिससे इंडस्ट्री जो है इस यहाँ से जो एग्रीकल्चर से है लेबर निकाल के यहाँ एकोमोडेट करे, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो कम हो। देन बात करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज का क्या डाटा है, तो सर्विसेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट कितना 30% प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन जीडीपी के कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का ज्यादा है हमारे कंट्री में, ठीक है। इसका मतलब सर्विसेज सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिव है, रिलेटिवली हाई है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की। तो ये इंडिया के लेबर मार्केट की सबसे बड़ी चैलेंज है। जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल जॉब में क्या होता है, मतलब जिसमें रिटेन कॉन्ट्रैक्ट हो, सोशल सिक्योरिटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, हेल्थ बेनिफिट मिलते हो, ये सेक्टर, इस तरह की जिसमें सुविधा हो वो हो फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल जॉब में जब जॉब सिक्योरिटी ना हो, सोशल सिक्योरिटी ना हो, रेगुलर कोई वेजेस ना हो। इंडिया में लगभग 90% वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और सिर्फ 10% वर्कर ही किसमें काम कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया की रियल चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि इनफॉर्मेलिटी है, ठीक है। 10% वर्कर्स जो है वो क्या है, किसमें काम कर रहे हैं, 10% वर्कर्स जो है सिर्फ फॉर्मल जॉब में काम कर रहे हैं। 90% लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, दिहाड़ी जिसे कह सकते हो, एक तरह के वन डे पेमेंट, ठीक है। आजकल तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अच्छे लेवल की मान लो एक तरह से फॉर्मली ही हो जा रहा है, बट स्टिल जो लो स्किल जॉब है, फ्रीलांसिंग जिसे कह सकते हो एक तरह से, कि यार वो भी स्किल जॉब में आ जाएगी, बट स्टिल दैट इज सेम, ठीक है। अच्छा, अब हम किस फॉर्मल की बात कर चुके हैं, अब इनफॉर्मल की बात करते हैं। तो इनफॉर्मल में हमने क्या कहा, बताया कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, रेगुलर वेजेस नहीं होते हैं और 90% लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में, ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितना है, 3 to 4% दिखता है, ठीक है। ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 3 to 4%, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन परफेक्ट है। ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो लगभग 3 से 4% दिखता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन परफेक्ट है। इंडिया में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटिवली लो है क्योंकि लोग जो है सर्वाइवल के लिए कोई भी काम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से दिखता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 3 से 4% है, नहीं, बस सर्वाइवल के लिए लोग जो है कुछ भी काम पकड़ के काम करते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और लो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट की है, ठीक है, इंडिया में। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत हाइयर है। 15 से 29 एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाइयर है। रीजन, एजुकेशन की जॉब मिसमैच होना, स्किल का गैप होना, स्लो फॉर्मल जॉब क्रिएशन होना, और ये पॉलिसी मेकर के लिए मेजर कंसर्न है हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेशर है, ठीक है, इंडिया हर साल 1.1 से 1.2 करोड़
ओके, या कह सकते हो 10 to 12 मिलियन वर्कर्स जो है नए वर्कर लेबर फोर्स में ऐड करता है। ठीक, ये अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। अगर जॉब क्रिएट हुई तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, एसेलरेट होगा। अगर जॉब क्रिएट नहीं हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल टेंशन बढ़ सकती है। इसको इकोनॉमिस्ट जॉब चैलेंज कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ओवरऑल। देखो, अगर लेबर मार्केट स्ट्रक्चर को कंक्लूड करूं तो इंडियन लेबर मार्केट का सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा क्या, इनफॉर्मेलिटी और लो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर में एक्सेस लेबर एंड लो फीमेल पार्टिसिपेशन कह लो और इनसफिशियंट फॉर्मल जॉब होना इंडिया के लेबर मार्केट की मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू लेबर कोड जो 2020 में आई है। तो न्यू लेबर कोड जो है, इंडिया में लेबर लॉज बहुत फ्रैगमेंटेड थे। ठीक है, अलग अलग इशू के लिए डजन्स ऑफ लेबर लॉज जो है एग्जिस्ट करते थे। एम्प्लॉयर्स और वर्कर दोनों के लिए ही कंपाइलेंस बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2020 में लेबर लॉ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। क्यों लेबर लॉ रिफॉर्म लाया गया, तो पुराने सिस्टम में जो था वो 29 सेंट्रल लेबर लॉज, कॉम्प्लेक्स कंपाइलेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल इंस्पेक्शन थे। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज है इनको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बनाया जाए, ऐसे लॉज बनाए जाए कि बिजनेस जो है आसानी से हो सके, एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सके। ठीक है, तो जो लेबर कोड लाने का, 4 लेबर कोड 2020 में लाने का मतलब यही था कि जो पहले के जो कॉम्प्लेक्स लॉज थे उनको क्या किया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और मतलब एक लिबरलाइज माहौल बनाया जाए। ठीक है, तो 4 लेबर कोड्स जो है वो उन्होंने क्या किया कि 20 लेबर लॉज को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए। याद रखने की इनको मतलब अगर ट्रिक्स देखा जाए तो ये है WISO, विजो। विजो मतलब वेजेस के लिए। ठीक है, दूसरा जो है लाया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। एंड तीसरा जो है S फॉर सोशल सिक्योरिटी। एंड फोर्थ लॉ जो है वो किसके लिए है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो 4 जो है लेबर लॉ लाए गए, पहला वेज के लिए, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, तीसरा सोशल सिक्योरिटी एंड चौथा जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, कोड ऑन वेजेस 2019 में वो क्या कहता है, कोड ऑन वेजेस जो आया 2019 का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज फ्रेमवर्क ले आना। पहले मिनिमम वेज अलग अलग लॉज में स्कैटर्ड था। ठीक है, अब वेज रिलेटेड प्रोविजन एक ही कोड में क्या कर दिया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो कोड ऑन वेजेस 2009, इसका फीचर ये है कि फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट लाया गया, फ्लोर वेज फॉर ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग इनफॉर्मल। ठीक है, एंड इक्वल रिम्यूनरेशन की बात की गई है फॉर इक्वल वर्क। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की रिडक्शन की बात की गई है। ठीक है, और यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात की गई है कि एक मिनिमम तो किसी जॉब के लिए इससे कम तो आप ना ही दो कि इनह्यूमन ही हो जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ये क्या कहता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेटेड है ये लॉ। ठीक है, मेजर चेंज क्या हुआ है कि पहले जो है 100 वर्कर से ऊपर फैक्ट्री को रिट्रेंचमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए था। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड 100 वर्कर से 300 वर्कर्स तक हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि नेक्स्ट जो है वो अच्छा, गवर्नमेंट इस मेजर चेंजेस के पीछे गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फर्म्स जो है हायरिंग से नहीं डरेंगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मतलब वो अगर पहले 100 के बाद परमिशन लेना पड़ता था तो अब 100 से 300 कर दिया गया, तो अब फर्म आराम से हायर कर सकती है ना, परमिशन लेने की उसको जरूरत ना पड़ेगी। तो फिर ट्रेड यूनियन का कंसर्न है, तो वर्कर की जो है जॉब सिक्योरिटी लेकिन इससे रिड्यूस हो सकती है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म माना जाता है इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तीसरा जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में आया था। ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इनफॉर्मल वर्कर्स की मेजॉरिटी है,
तो इस कोड का ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड करना फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए भी, ठीक है। कवरेज कौन कौन इंक्लूड करता है? इनफॉर्मल वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। एग्जाम्पल जो जोमेटो डिलीवरी पार्टनर है, या स्विगी राइडर्स हैं, या उबर ड्राइवर्स हैं। पहली बार इन वर्कर्स की लेबर पॉलिसी में क्या किया गया? फ्रेमवर्क लाया गया, ठीक है, और इन्हें फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया इन वर्कर्स को। देन बात करते हैं फोर्थ, अपना लास्ट, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ये क्या है? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है 2020 में आया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर्स के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। प्रोविजन क्या दिए गए हैं? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड, हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि फिक्स टर्म वर्कर्स को परमानेंट वर्कर के सिमिलर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो फिक्स टर्म वर्कर है उनके लिए लाया गया प्रोविजन की जो परमानेंट वर्कर है सिमिलर बेनिफिट उनको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है कि फॉर्मलाइजेशन को इनकरेज करना है। इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस ये है कि लेबर कोड पास हो चुके हैं, लेकिन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि स्टेट्स को रूल फ्रेम कर मतलब अपने हिसाब से करने हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है लेबर कोड्स का? तो ट्रेड यूनियन का मेजर कंसर्न ये है कि हायर एंड फायर जो है इजियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर को रिड्यूस कर सकता है। वर्कर प्रोटेक्शन की बात करें तो लेबर राइट जो है वीकेन होने के फियर है वर्कर प्रोटेक्शन में। एग्रीकल्चर वर्कर्स, कई प्रोविजन एग्रीकल्चर वर्कर्स को फुली कवर नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ गिग वर्कर वगैरह को करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें लेबर कोड 2020 का ऑब्जेक्टिव लेबर मार्केट को मॉडर्नाइज करना, कंपाइलेशन सिंप्लीफाई करना और फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करना है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और वर्कर प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ी पॉलिसी चैलेंज रहेगा इस न्यू लेबर कोड को, ठीक है। चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं Block 9, which is Physical Policy and Public Finance in India.